हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट ईयर जीएसटी रेट कट के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकला उसका वो था टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट में इस साल हम लोग हीरो मोटर कॉर्प ले लो, टीवीएस मोटर्स ले लो, सारी ही कंपनीज जो हैं बहुत ही फंटास्टिक नंबर्स पोस्ट कर रही हैं। और वो सब दो तीन ड्राइवर्स की वजह से हुआ। जीएसटी का रेट कट हुआ, फिर इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन हुआ। अभी हो क्या रहा है कि जो भी मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज है ना, जो ये हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस, होंडा, इन सबको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं, एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं, उन सबका रेवेन्यूज एकदम से बहुत बढ़ गया है। वो बढ़ इसलिए गया है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑलरेडी 33-35% अप है लास्ट ईयर से, बिकॉज ऑफ ये ईरान इसराइल इन यूएस वॉर। उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि जो भी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज हैं उनके रेवेन्यूज शॉर्ट अप हो गए हैं बहुत। बट जो भी ये कंपनीज है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ओईएम के साथ, वो ऐसे करती हैं, पर्टिकुलर परसेंटेज पे नहीं करती, बट यूनिट पे कितना प्राइस लेंगी वो उस पे करती हैं। अब कोई कंपनी जो है वो अलॉय व्हील्स बना रही है, तो वो बोलेगी कि हम लोग 3,000 रुपये पर अलॉय व्हील का लेंगे। तो जब भी कोई भी एलुमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनका रेवेन्यू बढ़ जाते हैं, लेकिन इनका एबिटा परसेंटेज नहीं बढ़ता, क्योंकि इनका तो फिक्स्ड ही है। ये अभी भी 1,000 रुपये ले रहे हैं, बाद में भी 1,000 रुपये लेंगे, मेटल के प्राइस कुछ भी हों। और जब मेटल के प्राइस गिरते हैं तब भी इनका जो पर यूनिट का प्राइस रहता है वो सेम रहता है। जब मेटल प्राइस गिरते हैं तब इनका एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कंपनी में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ तो 50% की आई है, लेकिन एबिटा की ग्रोथ जो है वो अराउंड 20-25% की आई है। और जब भी मार्केट में ना एक ऐसा सरप्राइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है, तो मार्केट उसे तुरंत उसको डिस्काउंट करता है, और उसे फिर, जैसे कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, एएस के ऑटोमोटिव है, वो ऑलरेडी 2x हो चुकी है, जस्ट बिकॉज उसके जो नंबर्स थे वो बहुत अच्छे आए, रेवेन्यू नंबर्स बहुत अच्छा है। बट अंडरलाइंग जो बिजनेस है उससे हम लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये रेवेन्यू कंटिन्यू हुए या फिर यही ग्रोथ रेवेन्यू में कंटिन्यू नहीं हुई, तो फिर मार्केट इसे फिर पनिश करेगा और फिर उसका स्टॉक फिर से गिरने लगेगा। एएस के ऑटोमोटिव्स के तीन मेजर प्रोडक्ट्स हैं। वो एक तो एबीएस बनाता है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम। देन वो एल्यूमिनियम के प्रिसीजन इंजीनियरिंग के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, अलॉय व्हील्स हो गए, प्लस सेफ्टी केबल्स बनाता है। अब सेफ्टी केबल्स में आते हैं जैसे वायर की केबल हो गया, या फिर क्लच की केबल हो गया, या फिर एक्सीलेटर की केबल हो गया, वो सब, या ब्रेक्स की केबल हो गया। तो इसके मोटा मोटी तीन सेगमेंट है। एक तो एबीएस का है, एक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का है, और एक सेफ्टी केबल्स का है। तो अभी तक क्या है ना, ये एक मार्केट लीडर है अपने एबीएस के प्रोडक्ट्स का। तो एबीएस में अगर आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो तो वो एएस के ऑटोमोटिव्स के ही होंगे, अगर वो आपकी बाइक हो, होंडा की बाइक हो, या फिर हीरो की बाइक हो। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो इस कंपनी के पास एक और टेलविंड है, पॉलिसी टेलविंड, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही है ऐसी पॉलिसी का जो मैंडेट कर देगी एबीएस का हर टू व्हीलर की व्हीकल में। अगर वो हो गया तो ऑटोमेटिकली इस कंपनी के पास अभी जीएसटी रेट कट वाला टेलविंड चल रही है, देन इनकम टैक्स कट होने की वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी लोगों की, उसकी वजह से टेलविंड है। देन और ये अगर ड्राफ्ट, अगर ये पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें एबीएस मैंडेटरी हो जाता है, तो एक पॉलिसी टेलविंड भी आ जाएगी। और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है अभी टू व्हीलर को लेके। तो एक रेवेन्यू और जो इनकी अर्निंग्स है उसकी भी टेलविंड आ रही है। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी टेलविंड्स जो हैं अभी। अब ये हम लोगों को देखना है कि ये वो मोमेंट तो नहीं है जिसमें पीक मार्जिन्स, पीक यूफोरिया एंड पीक नंबर्स आ रहे हों, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ना है। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First is that I am a SEBI research analyst, and second, ASK Automotives is not in my personal portfolio. ASK के तीन
सेगमेंट्स थे, हमने देखा था एक एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का, एक एल्यूमिनियम प्रिसीजन सॉल्यूशंस का एंड एक सेफ्टी कंट्रोल केबल्स का। अब क्या है ना कि कंपनी टू व्हीलर को तो केटर करती ही है, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स को भी केटर करती है, बट इसका जो मेजर 70-80% जो भी चंक आता है ना, वो आता है टू व्हीलर से ही है। और उसमें एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का अराउंड 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है, एल्यूमिनियम वाले प्रोडक्ट्स का 50-55% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सेफ्टी केबल्स का 2-3% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जो बाकी बचा वो थोड़ा अदर्स में। तो होता क्या है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में? एडवांस ब्रेकिंग में ब्रेक शू आते हैं, ब्रेक पैनल आते हैं, देन ब्रेक पैड्स आते हैं, फिर सिमिलरली आप थ्री व्हीलर में ले लो तो ब्रेक शू वहाँ के, फोर व्हीलर के भी ब्रेक शूज़। देन टू व्हीलर में एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? अलॉय व्हील हो सकता है, इंजन केसिंग हो सकता है, क्रैंक केस हो सकता है, पिलियन के पीछे जो ग्रिप लगती है आपकी बाइक्स में वो हो सकती है। तो मोटा मोटी आपको इतना ही समझना है यहाँ पे कि एबीएस के प्रोडक्ट्स बनाती है, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स बनाती है, सेफ्टी कंट्रोल के प्रोडक्ट्स बनाती है। एबीएस जो है, एबीएस में मार्केट लीडर है। एबीएस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज़ में 35% आता है, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि अराउंड 55% है, बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ सेफ्टी केबल्स का है। अभी इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट ईयर की और लास्ट क्वार्टर की। Q1 ऑफ FY26 में और Q1 ऑफ FY27 में कंपेयर करते हैं, कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखो रेवेन्यू बढ़ा है 52%। अब वो बढ़ा इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ गए थे। अब मैनेजमेंट ने बताया कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस के रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से अराउंड 33% का इम्पैक्ट आया। तो अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस का 33% इम्पैक्ट कंसोलिडेटेड से हटा देंगे, प्लस इन्होंने क्या है ना, एक व्हील असेंबली का भी एक इनका जो रेवेन्यूज़ थे वो व्हील असेंबली वाला सेगमेंट को ख़त्म कर दिया था। तो अगर उसकी वजह से 6.6% का इनको रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया है। तो अगर ये दोनों केसेस हटा देंगे तो एक्चुअल में नेट रेवेन्यू ग्रो हुआ है ना, वो अराउंड 25% हुआ है। तो आप देखो कि ये तो बस एक ऑप्टिक्स है जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ग्रोथ सिर्फ 25% की ही आई है। और इस 25% पे आप देखो EBITDA कितना बड़ा है, 32%। और पैट देखो कितना बड़ा है, 28%। तो यहाँ पे भी कंपनी को थोड़ा बहुत लेवरेज मिला है, बट अगर आप 52% के देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं कंपनी तो खराब कर रही है। बट आप ओवरऑल अगर नेट रेवेन्यू एल्यूमिनियम के पास थ्रू हटा के, और जो भी इनका एक लास्ट ईयर भी असेंबली का रेवेन्यू इस साल नहीं है पिछले साल था, तो आप उसे भी हटा दोगे उस, तो अराउंड 25% की ग्रोथ है। एब्सोल्यूट बेसिस में है EBITDA तो सेम रहता है, लेकिन जो इनका परसेंटेज बेस पे है ना, वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ गया। कैसे? पहले आप 1000 रुपये कमा रहे थे, आज भी 1000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन पहले आप 10,000 रेवेन्यू करते थे, अभी आप 15,000 का रेवेन्यू करते हो। तो जब भी आप EBITDA निकालते हो तो क्या निकालते हो? आपका EBITDA का एब्सोल्यूट नंबर डिवाइड बाय उसका नेट रेवेन्यू। तो जो भी नेट रेवेन्यू अब 15,000 हो गया, और पिछली बार जो नेट रेवेन्यू था आपका सिर्फ 10,000 था, तो ऑटोमेटिकली आप देखो ना, 1000 डिवाइड बाय 10,000 10%, तो यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 1500 अराउंड 6%। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे परसेंटेज के टर्म्स में तो EBITDA कम होगा, और वही हुआ है, EBITDA कम हुआ है, और इवन पैट परसेंटेज भी कम हुआ है। अभी सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखते हैं। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जो है 48% से ग्रो किया है। एल्यूमिनियम वाला बिजनेस जो है 75% से ग्रो करा है। ये इसीलिए 75% से ग्रो किया है क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और सेफ्टी कंट्रोल केबल्स देखो ओनली 20% है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। एडवांस ब्रेकिंग में भी ये ऑर्गेनिक ही ग्रोथ है। आप इसमें भी थोड़ा बहुत मेटल का इन्फ्लेशन होगा, बट आप इसे मान सकते हो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अब ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो टू व्हीलर की इंडस्ट्री लास्ट Q1 ऑफ FY26 और इस साल Q1 ऑफ FY27 में 22% से ग्रो करी है। और ये अगर कंपनी इंडस्ट्री 22% से ग्रो करी है, तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट लीडर है ना, वो 22% से ज़्यादा ही ग्रो करेगा। और हम वही देख रहे हैं कि वो 22% से ज़्यादा ग्रो करा है इनके एबीएस वाले सेगमेंट में। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि एक व्हील असेंबली वाला बिजनेस है इनका, जिसका रेवेन्यू है जो ज़ीरो हो गया है। तो इसका जो इम्पैक्ट था हमने नलीफाई कर दिया था कि अगर आपका ओवरऑल रेवेन्यू 55% से ग्रो कर रहा है, इधर एल्यूमिनियम का 33% का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप एल्यूमिनियम का जो बढ़ेगा इसे माइनस करोगे,
इसे माइनस करोगे तो ये अराउंड आता है अराउंड 55 माइनस 33, अराउंड 22, और उसमें ये इम्पैक्ट ऐड कर दोगे 4-5% का, तो अराउंड 25-26% आता है। तो यही चीज़ है। कंपनी के रेवेन्यूज़ फ्रॉम एबीएस अराउंड 35% आते हैं, एल्यूमिनियम से 57% आते हैं, सेफ्टी केबल से अराउंड 2-3% आते हैं, बाकी थोड़ा बहुत अदर्स है। इसमें इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की यही है कि टू व्हीलर जो आई सेगमेंट है उससे इनका रेवेन्यू आता है 74%, और बाकी सारे पैसेंजर व्हीकल्स हो गए या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो गए या टू व्हीलर ईवीज हो गए, उनसे देखो हार्डली 25% आता है। तो इसकी ग्रोथ जो है ना पूरी कंपनी के, वो डिपेंड करती है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री कैसे कर रही है। तो अभी एक एक एस्टिमेट्स आए थे कि एल नीनो की वजह से इंडिया में मानसून कम आएगा, तो वो भी अभी उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है हमारा कम रहेगा, बट वो सब ना अभी मटेरियलाइज नहीं हो रहा। मुंबई में भी अराउंड 90% तक वाटर टेबल्स आ गई हैं, और ऑल ओवर इंडिया वाटर टेबल्स अभी ठीक ही कर रही हैं। तो उस एल नीनो का जो इम्पैक्ट था, जो इंडस्ट्री पे एक हैंगओवर बना के रखा था, अब वो शायद नहीं है। कंपनी ने और भी बताया कि उनका जो करौली प्लांट है ना, उसमें इन्होंने जो डाई कास्टेड अलॉय व्हील्स हैं वो भी स्टार्ट कर दिए बनाना, जिसका रेवेन्यूज़ इस ईयर में तो 100 करोड़ आएगा, नेक्स्ट ईयर में वो 250 करोड़ आएगा। तो इनके जो एल्यूमिनियम वाला बिजनेस ना यहाँ से इंक्रीज होगा। इनका एक ये प्लांट है, इनके काफ़ी सारे प्लांट है, एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, क्वार्टर में अराउंड 1500-1300 करोड़ करती है। तो हम लोग आगे देखेंगे उसको कि कैसे रेवेन्यूज मटेरियलाइज होंगे और कितना रेवेन्यू का ग्रोथ आ सकता है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। ये स्लाइड वही हाईलाइट कर रही है कि इवन दो जो रेवेन्यू का ग्रोथ 52% आया, लेकिन एबिटा की ग्रोथ अराउंड 32% की रही, जस्ट बिकॉज ये एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे थे, क्योंकि इनका एबिटा एब्सोल्यूट टर्म्स में तो सेम रहा, बट जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, तो इसे डिनोमिनेटर इफेक्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट बोलता है कि हमारे 22% की इंडस्ट्री ग्रोथ आ रही है, देन जीएसटी 2.0 के रेट कट की वजह से जो टेल विंड आई टू व्हीलर सेगमेंट में उसका फ़ायदा मिल रहा है। इवन जो भी अर्लियर मानसून का जो हमारा प्रॉब्लम थी वो भी अब सॉर्ट आउट हो गई है, और मीडियम टर्म में मैनेजमेंट को लग रहा है कि एक डिमांड की टेलविंड रहेगी फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं आगे इस कंपनी की जो ग्रोथ है, वो जो मैनेजमेंट गाइड करता है मिड टीन्स पे पहले गाइड करता था, उसे उसने रिवाइज अपवर्ड्स करा है टू हाई टीन्स। तो मिड टीन्स लगभग 14-15% होता है, और हाई टीन्स होता है 18-19%। तो अगर मैनेजमेंट ये 18-19% कर रहा है, इसने Q1 में ही अराउंड 52% कर दिया, तो आप मान के चलो कि सेफली इस साल ये अराउंड अराउंड 25% तो रेवेन्यू ग्रोथ कर ही लेंगे, और नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे कि कितना करेंगे। अब इसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस देखते हैं। कुछ एजम्पशन जो मैनेजमेंट ने बताया मैं पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर एल्यूमिनियम के प्राइसेस थोड़े देखेंगे हम लोग कि अभी देखो यहाँ पे कितने हैं और आगे चल के इसका क्या ट्रैजेक्टरी हो सकती है। देन इनका FY27 का रेवेन्यू कितना आ सकता है और FY28 का कितना आ सकता है वो मॉडल करेंगे। तो मैनेजमेंट ने खुद ही बोला है कि हाई टीन्स, ये रिवाइज भी कर दिया था उसने, तो हाई टीन्स करेंगे। अभी तक Q1 में कितना आया है, अराउंड 52% आया, बट वो सारा एल्यूमिनियम का प्राइस हाइक की वजह से जो इन्हें इम्पैक्ट पड़ा, प्लस तो उसे हटा दूंगा मैं, तो अराउंड इनका 25% ही ग्रोथ है, जो कि इन लाइन है जो जो मैनेजमेंट बोल रहा है। फिर जो भी नॉर्मलाइज्ड एबिटा है ना इनका अराउंड 13.5-14% पे है। अभी क्या है ना कि एबीएस में मार्केट लीडर हैं, तो यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना मार्जिन जो है वो 14% के करीब रख सकते हैं, बट ये अलॉय व्हील्स में ना, या फिर एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स में, एल्यूमिनियम के जो प्रिसीजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें ये मार्केट लीडर नहीं है। तो और ये compete भी करते हैं सोना कॉमस्टार और अच्छे अच्छे जो ऑलरेडी इसमें बिग प्लेयर्स हैं उनसे। तो यहाँ पे जो मार्जिन है ना वो थोड़े कम मिलते हैं इन्हें। तो अराउंड वहाँ पे अगर 12-13% मिलेंगे, तो ब्लेंडेड मार्जिन इनके अराउंड 13-13 साढ़े 13% के अराउंड ही रहेंगे। देन FY27 में बोल रहे हैं कि 700 का केपेक्स होगा। ये केपेक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपना एल्यूमिनियम वाले प्लांट से और प्रिसीजन वाले प्रोडक्ट्स बना सके एंड एबीएस वाला कर सके। इनके बहुत सारे प्लांट हैं, अराउंड 19 प्लांट्स हैं, और इनका
जो भी करौली वाला प्लांट है, इसी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और करौली वाले प्लांट में जो इस साल ग्रोथ आएगी वो उसके यूटिलाइजेशन के रैंप अप से आएगी। पहले करौली वाला प्लांट अराउंड चल रहा था 35% के यूटिलाइजेशन पे, जिसपे ये मंथली कर रहे थे 50-60 करोड़ रुपए। अभी वो बढ़ के ना 75% हो गया है और वो 100-110 करोड़ करता है। अब वो 100-110 करोड़ करेगा तो इस साल ही इस प्लांट से 1200 करोड़ कर लेंगे। तो अगर पिछले साल 50-60 कर रहा था, दैट मीन्स कि पिछले साल इन्होंने 600 करोड़ ही किया था उससे। इस साल ये 600 करोड़ का और एडिशन कर देंगे। तो ये पूरे साल भर में अगर 1500 करोड़ का ही रेवेन्यू करते हैं और इनके लगभग 4000 करोड़ का करते हैं रेवेन्यू, इस पे एक ही प्लांट से ही अगर ये 600-700 करोड़ का और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ला पा रहे हैं तो 15% की ग्रोथ तो सिर्फ इनकी करौली प्लांट से ही आ जाएगी। फिर इनका एक साउथ में भी प्लांट आ रहा है बैंगलोर में, जिसमें ये लगभग लगभग ये ऑपरेशनलाइज कमीशन कमीशन कर देंगे ये नेक्स्ट ईयर तक। देन इनका एक फोर्ड एक्सपोर्ट्स बोल रहे हैं कि ऑर्डर्स आएंगे तो फोर्ड में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा। देन सनरूफ वाले केबल का भी इनका चल रहा है, लगभग 10 करोड़ इस साल आएगा और नेक्स्ट ईयर कुछ फिर ये रैंप अप करेंगे उसमें। देन एक एबीएस मैंडेट आ गया तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिर ये तो कम उसी दिन जिस दिन ये आएगा उसी दिन ये 20% अपर सर्किट पे रहेगी। बट अभी तक ये आया नहीं है तो मैंने इसे मॉडल भी नहीं किया है। तो अब आप देखो कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है ना ओवर द ईयर्स पहले तो बिल्कुल गिरे हुए थे यहाँ पे। फिर 2026 में इसमें थोड़ा रिवाइवल हुआ, तो थोड़ा रिवाइवल हुआ तो इस कंपनी के रेवेन्यूज़ भी बढ़े। बट स्पेशल बात यह है इस कंपनी की कि भले ही एल्यूमिनियम प्राइस कुछ भी हो जाए, इनका एबिटा जो होता है ना वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि पर पीस के हिसाब से ये प्राइस करते हैं। मेटल के प्राइसेस से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा, अगर ये गिरेगा तो रेवेन्यू भी गिरेंगे और ये बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। तो अगर ये स्टेबलाइज होके, अभी तो कुछ वॉर का कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, और हो सकता है कि प्रोलॉन्ग सालों साल वो वॉर चलती भी रहे। तो ये हो सकता है कि लास्ट के 2026 से ज़्यादा ही रहें इसके प्राइसेस यहाँ पे, और हम लोगों को इसके रेवेन्यू पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। उसी बेसिस पे मैंने देखा है कि एबीएस जो है Q1, अगर लास्ट के Q1 से कंपेयर करें हम लोग तो अराउंड 48% की ग्रोथ है ये। एल्यूमिनियम वाले ब्लूस में 74% की आई है और और सेफ्टी वाले में 18% की आई है। उसी को अगर मैं मॉडल करूँ, हमें पता है कि Q1 में तो ये नंबर्स आ गए, लेकिन Q2 से Q4 में जो FY26 का जो बचा हुआ है उसमें मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोग एबीएस में अराउंड 18% की ग्रोथ करेंगे, हाई टीन्स की। एल्यूमिनियम वाले की ज़्यादा आएगी क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा है, एंड सेफ्टी कंट्रोल वाले में 20%। तो अगर इस सबको ऐड करेंगे ना तो इस साल का रेवेन्यू अराउंड 5200, मतलब 5300 करोड़ का निकल के आता है। ऑन द सेम लाइन्स अगर मैं FY28 के रेवेन्यूज प्रोजेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैं 15% की एबीएस में ग्रोथ मान रहा हूँ, इन लाइन विद इंडस्ट्री ग्रोथ। अभी 22% की चल रही है, मैं मान रहा हूँ अगले साल 20% की हो जाएगी वो, या 15% की हो जाएगी, तो वही 15% यहाँ पे लिया है। देन जो अल्यूमिनियम वाला है उसमें अराउंड 22% और सेफ्टी वाले में अराउंड 15%। तो ओवरऑल वहाँ पे कितना आ रहा है, 6322। तो मुझे मिल गया कि इस साल अगर हो सकता है 5300 के करोड़ के अराउंड रेवेन्यूज आएंगे और अगले साल 6300 के आएंगे। तो एक मोटा मोटी मुझे रेवेन्यू के दोनों के फिगर्स मिल गए। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बिड्डा और पैट निकालना है यहाँ से। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने 5300 करोड़ का टॉप लाइन निकाल लिया था इनकम, और इधर 6300 लगभग का। उसमें मुझे ग्रोथ देखो कितनी मिल रही है इस साल, कितनी मिल रही है, 26% की, और नेक्स्ट ईयर भी अराउंड 20% की मिल रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना यहाँ देखने का, कि जो पैट की ग्रोथ है वो अराउंड आ रही है 19%, और नेक्स्ट ईयर आ रही है 30%। या पैट या ईपीएस देखो तो यहाँ पे देखने का इंपॉर्टेंट ये है कि इवन दो पैट रेवेन्यू जो है वो हायर पेस से ग्रो कर रहा है, लेकिन ईपीएस जो है वो कम पेस से ग्रो कर रहा है। बट अगले साल कम रेवेन्यू जो है कम पेस से ग्रो कर रहा है, और ईपीएस जो है वो हायर पेस से ग्रो कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इबिट्डा की फिगर्स इनकी जो है वो सेम है, और जो नेक्स्ट ईयर कुछ एक्स्ट्रा ये एलॉय व्हील से जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और जो इनके फ्रंटियर्स खुल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है ना, नेक्स्ट ईयर इनका इबिट्डा भी एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे तो बेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। एंड
और पैट के मार्जिन भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। अभी इसका शेयर प्राइस देखो आप 5 साल का, इवन दो इसका जो पी जो है वो डी रेट हो रहा है, मतलब पहले 50 पे चलता था, वो 50 पे कम होके 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 30 पे आ गया था। और जैसे ये अनाउंसमेंट आया कि यहाँ इनका रिजल्ट आया तो एकदम से देखो आप पीक कर गया यहाँ पे इसका ईपीएस भी जो है वो 40 के अराउंड चला गया। तो मुझे एक सेफली एज्यूम कर सकता हूँ मैं कि इसका जो पी है वो 30 से 50 के बीच में होवर करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टाइम कैसा है। कंपनी ने तो थ्रू आउट ग्रोथ करी है, तब भी देखो आप ग्रोथ करने के बावजूद भी पी जो है डी रेट ही हुआ है। तो इस केस में मेरे को समझ, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के पी कैसा रहेगा। बट एक अगर आप मान के चलो कि बुल केस में 50 का दे सकते हो और बेयर केस में 30 का ले सकते हो, उस हिसाब से अगर प्लान करोगे ना तो नेक्स्ट ईयर प्राइस क्या हो सकता है, 538 हो सकता है बियर केस में, 718 हो सकता है बेस केस में, और 900 रुपये लगभग हो सकता है आपका बुल केस में। सिमिलरली इधर 700 रुपये हो सकता है, बेस केस में 934 हो सकता है, और बुल केस में 1168 हो सकता है FY 28 के एंड में। और अभी कितना चल रहा है, अराउंड 600 के अराउंड चल रहा है। तो जब भी ऐसे एक्सप्लोसिव रिटर्न्स मतलब ऐसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ आती है ना, Q1 FY 27 में कंपेयर करोगे आप अगर Q1 ऑफ FY 26 में, तो देखो 50% की ग्रोथ है। तो जब भी कंपनी जैसे खराब परफॉर्म कर रही थी अभी तक, ऐसी 5 10 15% पे ग्रो कर रही थी और एकदम से 50% पे ग्रो करने लगेगी, तो आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा मार्केट से। बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये कितना आगे चल के कंटिन्यू होगा, या फिर इसका जो ग्रोथ है वो बस एक वन टाइमर थी और आगे चल के वो ऐसी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिरती रहेगी, तो ये ये इसका स्टॉक प्राइस भी गिरता रहेगा। तो अभी कॉल क्या लेनी है, ऐसा इंपॉर्टेंट है इस ऐसे स्टॉक्स को ना हमेशा वॉच लिस्ट में रखना। जैसे ये थोड़ा नीचे आएगा ना, 10-20% करेक्ट होगा, तब ये आप राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी थोड़े इसके रिस्क और एंटीथेसिस डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने की ड्राइवर्स की ग्रोथ ड्राइवर्स डिस्कस करे थे आपके साथ कि बढ़िया चल रहा है, जीएसटी की 2.0 की वजह से, इनकम टैक्स कट की वजह से एल नीनो भी अब खत्म हो गया, टू व्हीलर की इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है। तो ये हो भी सकता है ना कि एक वो केस बना रही हो जिसमें ये सिक्लिकल टॉप हो और आगे चल के खराब होने वाला हो। बट इसी को काउंटर करते हुए मैनेजमेंट बोला कि वो एक मीडियम टर्म की रैली देख रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सिक्लिकल टॉप बनेगा, लेकिन नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो जब तक हम लोग रैली इंजॉय कर सकते हैं इसकी, बट ये सिक्लिकल टॉप का आइडिया होना इंपॉर्टेंट है, आपके रडार में होना चाहिए ये चीज़। देन मार्जिन स्ट्रक्चर है ना वो थोड़े वीक है। वो वीक इसलिए है क्योंकि ये एब्सोल्यूट EBITDA पे चलते हैं, और अगर आगे चल के जो मेटल प्राइसेस हैं वो और बढ़ेंगे तो इनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका तो EBITDA सेम ही है, लेकिन आपको अब मेटल खरीदना है मार्केट से तो ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल आती है, उसके लिए डेट लेना पड़ेगा। प्लस इसके जो भी मार्जिन्स हैं वो अगेन अलॉय वाले के मार्जिन्स थोड़े कम रहते हैं, और इनके एबीएस के मार्जिन ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एबीएस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम है, और जो भी अलॉय वाले रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एलुमिनियम से वो थोड़ा कम है। तो अगेन ये जैसे जैसे अलॉय वाले का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा तो इनके मार्जिन्स और वीक होते रहेंगे। तो वो चीज़ एक देखनी है कि EBITDA मार्जिन्स कैसे होल्ड करते हैं ये। एक ये रिस्क भी है कि इनके जो भी केपेक्स है ना, ये बहुत जल्दी उसे उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। जैसे करौली वाला प्लांट है, उस पे इन्होंने काफ़ी केपेक्स कर दिया था, बट अभी तक उसका ना यूटिलाइजेशन सिर्फ 30-35% था। अब 700-800 करोड़ का प्लांट जो है आपका खाली उस पे चल रहा है 30% के यूटिलाइजेशन पे। अगेन आप पैसा लूज़ कर रहे हो वहाँ पे। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो आप भी केपेक्स कर रहे हो वो तभी करो जब उसको आप एटलीस्ट 50% यूटिलाइज कर दोगे फॉर द इन द फर्स्ट ईयर। कंपनी ने सोलर पावर प्लांट भी लगाया है, और उसकी वजह से भी EBITDA इम्प्रूव हो सकता है। बट अगेन उसका तो यूटिलाइजेशन ये कर लेंगे, बट ये वाला जो केपेक्स है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं उसे हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यूटिलाइज नहीं करा तो अगेन वही डेट डेट का एंगल आता है। एंड कंसंट्रेशन रिस्क तो है ही, टू व्हीलर पे या पूरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है ये, 80% रेवेन्यू वहीं से आता है।
देन फिर कितनी भी स्टोरीज बना लिए हैं एक्सपोर्ट वाली या पैसेंजर व्हीकल वाली, आता इनका टू व्हीलर से ही है। और मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर बोला था कि हम लोग एक्सपोर्ट का कुछ टारगेट ले रहे हैं, अच्छा खासा 100-200 करोड़ का, बट वो मीट नहीं कर पाए थे। अगेन तो वो बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इस कंपनी में, टू व्हीलर को इम्पैक्ट होगा कुछ भी तो इस कंपनी को भी इम्पैक्ट होगा। और इस चीज़ को हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत एंटीथीसिस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। और अगर आप खुद भी अब इसका कॉन कॉल सुनोगे ना, तो आप गेज कर पाओगे, समझ पाओगे कि वो क्या मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या ग्रोथ बोल रहे हैं। इवन जो एनालिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप समझ पाओगे अच्छे से। सो दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरे स्मॉल केसेस हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। और ये सारे ही स्मॉल केसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share, and subscribe. And if you have any questions, you can ask me in the comment section. And I'll see you guys in the next video.